अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी की इकोनॉमिक डेटा पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। लेटेस्ट फिगर्स जो हमारे पास आ रहे हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले में साल की कम तरीन सतह पर आ गया आज इंटरडे में 156.7 अराउंड टच किया रुपये ने। दैट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी IMF से ट्रांच आना आपकी बाकी है एंड स्टिल यू आर सीइंग सम स्ट्रेंथ इन द रुपी ऑलरेडी। उसके साथ साथ लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हमारे पास रिलीज हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो 9.13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है LSM के डेटा में, जो 175.15 के पॉइंट्स पर आया है। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। दैट्स अ सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ जो कि एक बार पीक आउट होकर डिक्लाइन हुआ था और दोबारा लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हमारे देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर आप ग्राफ भी दिखा सकें हमारे नाज़रीन को, इफ यू कैन मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड, तो आपको लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगा। ये देखिए आप जो ग्रीन एरो देख रहे हैं, अगेन इट्स पीकिंग आउट और डिक्लाइन देखा आपने अर्लियर इन 2020 जब लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत खराब नंबर कोट किए थे एंड स्टडी ग्रोथ देख रहे हैं। 7 मंथ्स FY21 की फिगर्स अगर आप देखें तो 7.85% जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, इससे कहा ही जा सकता है कि जो GDP के टारगेट्स हैं द वेरी क्लोज टू बीइंग मेट। सो यहां से GDP का नंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY21 का बहुत बेहतर आएगा। एक की सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर, शुगर, सीमेंट एंड बिलेट्स की सेल्स में काफी इजाफा देखा गया है। आज कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मिस्टर इकबाल कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन है अब्दुल्ला बिल्डर्स, इनका ताल्लुक है, इनसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे की इंसाइट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद मी मिस्टर असलाम सुमरो जो कि CEO है KSB सिक्योरिटीज के, इकोनॉमी पे बहुत ही गहरी नजर रखते हैं, ही नोट्स व्हाट द नंबर्स आर। बहुत बहुत शुक्रिया असलाम हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन मिस्टर हसन बख्शी साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में की कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंसाइट्स लेकर आते हैं और जो एसोसिएशन लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनसे आगाह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। अगर नाज़रीन की इंसाइट्स की तरफ इफ आई कैन मूव फर्दर, अगर आप डेटा दिखा सकें मुझे लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद, अगर सेकंड स्लाइड इफ यू कैन मूव फॉरवर्ड, तो ये आपको ऑयल प्राइसेस का अगर रेलेवेंट डेटा देखें तो यहां से एक ही कंसर्न नजर आती है हमें कि इंपोर्ट कवर आपका ग्रेजुअली पीक आउट होकर दोबारा डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब हम ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा देख रहे हैं। सो नंबर वन कंसर्न मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में आपके पास ऑयल प्राइसेस होगी। दूसरी जानिब अगर एक और अगर हमारी प्रोडक्शन टीम इसके बाद वाली स्लाइड आपको दिखाए तो हमें नजर आएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एलाइड इंडस्ट्रीज और खासतौर पर जो उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एक लेवल पीछे, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, उनकी कीमतें भी बढ़ रही है। सो जो लो कॉस्ट हाउसिंग का जो थीसिस था वो कितना हद तक रियलाइज हो पाया है, दैट्स अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन जो हम अपने गेस्ट से पूछेंगे आज कि अगेन सरिया की आप कीमतें देख रहे हैं, CRC प्राइसेस देख रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हुई हैं दिसंबर 2020 से अब हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं। इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है तो इसलिए पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पास ऑन की गई है, लेकिन इसके बावजूद कितनी फिजिबिलिटी अभी बाकी है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये सवाल रखना चाहूंगा इकबाल साहब के साथ। इकबाल साहब, ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी है इस पूरे पैकेज की, अब क्या अपडेट्स है जरा प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। एज फार एज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत तेजी से डेवलप हुआ और इसके साथ क्योंकि एलाइड इंडस्ट्री अगर डायरेक्टली कहा जाए तो 72 हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो इट इज मोर देन 300। तो इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट से और ख़ासतौर से जो करंट गवर्नमेंट ने जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई हैं उस पॉलिसीज़ में ख़ासतौर पे बैंक्स को जिस तरह इन्वॉल्व किया है, हाँ मैं बैंक्स पे ज़रूर आऊँगा थोड़ा सा बताने के लिए कि बैंक्स में क्या इश्यूज़ थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हमने अगर आपने भी देखा हो ख़ासतौर से कि जब हम हाईवे पर जाया करते थे तो बिल्कुल सुनसान हुआ करता था, लेकिन अब हाईवे से लेके और हैदराबाद तक इट इज़ फुल्ली कवर्ड है। अच्छा, सिंध की खासतौर पे आपकी स्पेशलिटी है सिंध में कंस्ट्रक्शन करना। सिंध में द नंबर वन कंसर्न वॉज के अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे, काफी कदगने थी इन टर्म्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर अप्रूवल्स, वहाँ क्या सूरत हाल है अभी? जहाँ तक अप्रूवल्स का ताल्लुक है वो तो अभी भी गालिबन इतनी मुश्किल है और डिफिकल्ट जरूर है। कितने पेंडिंग है अभी अप्रूवल? मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 60% केसेस अभी तक भी पेंडिंग में। 60% केसेस। क्वांटम कितना होगा, हजम कितना होगा इसका? तकरीबन कोई 70 के करीब है। 70 बिलियन? हाँ, 70 बिलियन रुपीस। हाँ जी, सही। 70 अरब के प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है। अब अगर वो प्रोजेक्ट ऑन हो जाते हैं किसी भी तरह से, जो कि छोटी छोटी मसाइल, छोटी छोटी बातों से अभी डिस्कशन कर रहे थे बख्शी साहब के साथ बैठ के, क्योंकि ही इज द पॉइंटर एंड ही नोज द सब्जेक्ट इन क्वाइट डिटेल,
تو ہوتا یہ ہے کہ جو زمینوں کے مسائل خاص طور پہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو نئی زمین پر ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ کوئی ڈی ایچ اے کے یا کلفٹن کے پلاٹس نہیں ہے جو اب اس زمین پر جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے جو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس میں صحیح ہے. تو اینڈ تک جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مسئلہ اس میں اب آ گیا, تو اس کی وجہ سے واپس بیک ٹو دی زیرو ہو جاتی ہے. صحیح ہے. دس شوڈ بی ون ونڈو سولوشن آف آل دس تھنگ, اینڈ جب تک اگر یہ ون ونڈو سولوشن نہیں ہو پائے گا غالباً یہاں ڈیولپمنٹ تھوڑی ابھی نہیں ہے سندھ میں, ابھی کہہ رہے ہیں کرنٹلی جو ہے وہ نہیں, اور سندھ کے مقابلے میں دوسرے صوبوں میں ہے میں کمپیریٹیولی بیٹر ہے. صحیح ہے. کمپیریٹیولی بیٹر ہے, خاص طور پہ پنجاب میں تو بہت بہتر ہے. صحیح ہے. کے پی کے میں بھی اب بہتر ہو رہا ہے اور بلوچستان میں ٹھیک. صحیح. اس کو پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ایشو کو آپ لوگوں نے ٹیک اپ کیا ہے, میں آپ سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ہیو یو ٹیکن اپ دس ایشو, بیکاز لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر نے ایکسپیڈائٹ کرایا ہے سندھ کے اندر خاص طور پہ, اور اس کو ایٹ پار لایا جائے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں. ہم نے آباد کے تھرو جو ہے خاص طور پہ بخشی صاحب کے ان کی فریکوینٹ میٹنگ اس لیول پر ہوتی ہیں, تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سلسلے میں ذرا سا پرائم منسٹر صاحب کو ضرور اس سلسلے میں لائے تاکہ کوئی ایک الگ سیل بنائے. ٹھیک ہے. اور اس قسم کی چیزوں کو اس سیل پر, اور اس میں خاص طور پہ میں بینکنگ پروسیس کی بات کروں گا کہ وہ بھی ایک زمانہ تھا 1970 کی میں بات کر رہا ہوں, شاید بہت زمانہ ہوا اس بات کو, لیکن ایک ہاؤس بلڈنگ فائنینس کا آپریشن ہوا کرتا تھا, لیکن دوز پیپلز آر فلی ٹرینڈ ہاؤ ٹو ایسیس دا پروجیکٹ, ہاؤ ٹو گیو دا لون. ٹھیک ہے. بٹ دا کرنٹ بینکس آر مچ, بینکس بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اور جب ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں لون کے لیے یا اس کی پروسیسنگ کے لیے تو اس میں اتنا ملٹیپل ٹائم ہوتا ہے, اور اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے کہ جی نہیں چاہیے وہ تو آپ کا. تو اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ دی, میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. پلیز ذرا اس سے کنیکٹ کیجیے کہ گورنمنٹ نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے پچھلے 1.5 سے 2 مہینوں میں, بیکاز یہ صورتحال 1.5 سے 2 مہینوں پہلے بھی تقریباً لگ بھگ ایسے ہی تھی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. دیکھیے میں آپ کو ایکچوئل نمبر شیئر کروں. جی جی پلیز. پچھلے 6 مہینوں میں تقریباً 19 پروجیکٹ اپروو ہوئے تھے. صحیح ہے. اور اب پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں اور 19 پروجیکٹ اپروو ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی 38 پروجیکٹ اپروو ہوئے ہیں, 300 پروجیکٹ تقریباً پینڈنگ اپروول ہیں. میں بات کر رہا ہوں وہ پروجیکٹس جو پبلک سیل پروجیکٹس ہیں. صحیح ہے. اور 300 پروجیکٹ کی اگر آپ سمجھیں تو یہ 1 ٹریلین کا اکنامک ایکٹیویٹی ہے. صحیح ہے. یہ پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات یہ ہیں کہ دیکھیں ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, جب تک یہاں پر ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوگا اپروول پروسیس میں, تو ایک کلچر ہے ہمارے پورے ملک میں, اور پہلے پنجاب میں بھی تھا, کے پی کے میں تھا, اسلام آباد میں اور سندھ میں بھی. اب چونکہ وہاں پرائم منسٹر ہر فرائیڈے خود مانیٹر کرتے ہیں اور ہم جیسے اسٹیک ہولڈر سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا اس شہر کی رپورٹ ہے, تو ہم بتا دیتے ہیں, تو وہاں امپروومنٹ ڈراسٹک نظر آ رہی ہے. سندھ میں وہ امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی جو ہم توقع رکھتے تھے یا رکھتے ہیں, کیونکہ اگر سندھ چلے گا تو ہم سمجھتے ہیں پورا پاکستان چلے گا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارا کام جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا, سارا تو نہیں کہوں گا, بہت سارا کام 70-75% جس میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ نیچے لانا تھا, بائر کے لیے 5% فائنینسنگ پہ دینا تھا, فور کلوجر لا انٹروڈیوس کرنے تھے, ڈیجیٹل اپروول کے لیے پش کرنا تھا, لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنا تھا, اسٹیمپ ڈیوٹی ٹرانسفر پہ کم کرنی تھی, یہ ہو چکا. اب دیکھیے کچھ میں نے لاسٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, اور آپ کے پروگرام سے میں جسٹس گلزار صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پورے پاکستان میں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہوں, اسپیشل بینچز بنائی جائیں ڈیڈیکیٹڈ, جو کہ لینڈ اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ میٹر سنیں اور اس کو آن میرٹ ڈسپوز آف کریں. دیکھیں اس وقت ڈسپوزل کا ٹائم 25 سے 30 سال ہے کورٹوں میں. اگر میں آپ کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر گیا تو 30 سال آپ خالی نہیں کروا سکتے, تو کون فورن انویسٹر آئے گا؟ تو ہماری سبمیشن یہ تھی, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایگری کیا, اور میں سمجھتا ہوں جسٹس گلزار صاحب بھی اس پہ دیکھیں گے, یہ کر دے تو اس میں ٹریلینز آف روپے جو لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں وہ پیسے ریلیز ہو کے اکنامک ایکٹیویٹی میں آئیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ارسلان, بڑی کی انسائٹس ہیں. 1 ٹریلین کے پروجیکٹس ہیں, 300 پروجیکٹس ہیں, اور ابھی یہ پروجیکٹس آن لائن آئے ہی نہیں ہے کہ ہم فیکٹر آف پروڈکشن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی. اب جو فیزیبلٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ ساری, تو ابھی ہمارے پاس آباد کے بھی چیئرمین آئے تھے کچھ عرصے پہلے, تو انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ان کی ساری فیزیبلٹیز جو ہیں وہ انفیزیبل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. ہاؤ ڈو یو سی دا سیکٹر, بیکاز جو سیکٹر کے نمبر بتا رہے ہیں کہ اگر اسٹیل سیکٹر کو دیکھیں جو لاسٹ کوارٹر ہے 2.1 ٹائمز گروتھ ہوئی ہے پروفٹس کے اندر سیکوینشلی. ہر سیکٹر جو کنسٹرکشن الائڈ ہے وہ پیسے تو کما رہا ہے,
और प्रॉफिटेबिलिटी रिवाइव हो रही है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड पे इम्पैक्ट आना, दैट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क राइट नाउ. बाकर टू स्टार्ट कि व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट के तरीके से हम देखें ना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई है, सो गवर्नमेंट हैज एक्चुअली फैसिलिटेटेड बाय इंश्योरिंग कि करेंसी आपकी स्टेबल है. नंबर 2, आपका जो है इंटरेस्ट रेट्स आपके लोअर फॉर लॉन्गर है. जो हमने देखा स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी फॉरवर्ड गाइडेंस दे दी है कि हम लोग इतना ज्यादा एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे. जब ये दो फैक्टर्स आपके स्टेबल होते हैं, इनवेरिएबली आपकी डिमांड बढ़ जाती है. सो नाउ अगर हम इनकी बात करें, फॉर इंस्टेंस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की, जो कंस्ट्रक्शन लिस्टेड सेक्टर्स है, दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लो बेस. लास्ट ईयर तक दे वर इन लॉसेस और नियर लॉसेस आई शुड से, क्योंकि बिकॉज इंटरेस्ट रेट आपके बिल्कुल हाइक थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट थी. व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट, इनके जो परचेजिंग पावर है वो आपका इंप्रूव हो गया है, एंड नाउ द कंज्यूमर्स आर एबल टू इवन बाय दिस एट अ हायर प्राइस. नाउ हमें थोड़ा इसका पर्सपेक्टिव देखना चाहिए. देखें, ग्लोबली कमोडिटी का सुपर साइकिल है, बिकॉज फिस्कल स्टिमुलस यूएस और डेवलप्ड इकोनॉमी ज्यादा दे रही है. सो कमोडिटीज का सुपर साइकिल में चाहे वो ऑयल हो, कोयला हो, स्टील हो, खाने की अशिया हो, हर चीज महंगी हो रही है. सो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग राइट नाउ, अगर ये अपनी पास ऑन कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनको पड़ रही है, चले 1.5-2 महीने का चले आप इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देंगे, दे हैव अ लोअर इन्वेंट्री, लेकिन एज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग दे आर पासिंग इट ऑन टू कंज्यूमर. लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी आपकी स्ट्रांग है, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय इट इवन राइट नाउ. सो आपके सवाल ये था कि फीजिबिलिटी, ये फीजिबिलिटी 3 से 5 साल की अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें, देयर इज अ होप कि ये जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आफ्टर अ फ्यू क्वार्टर्स ये फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो हमने प्राइस हाइक देखी है, मोस्ट प्रोबेबली अगर करेंसी भी स्टेबल है और आपकी फ्यूल कॉस्ट भी कम हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम टिप ऑफ हो जाएंगे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट. इधर सप्लाई ज्यादा आएगी, डू यू मीन टू से, बिकॉज डिमांड तो कंसिस्टेंट रहेगी यहाँ से. अभी तो हमने देखा प्रोजेक्ट लाइन पे भी आएगी. मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी हूँ. हम सब मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें स्टील है, एल्युमिनियम है, टाइल्स है, सीमेंट है, वो अपनी प्रोडक्शन मेनी फोल्ड इंक्रीज करने जा रहे हैं. कोई डबल कर रहा है, कोई ट्रिपल कर रहा है, क्योंकि हम समझते हैं फोर्सी फ्यूचर में बहुत डिमांड रहेगी. एंड इसकी और एक स्टेट ये भी आ जाएगा कि अगर हमने चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ हमने ये फैक्ट्रियां लगा ली, तो हम इसको नॉट ओनली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर सकते हैं. तो ये भी लोग इंडस्ट्रियलिस्ट ये चीजों को देख रहे हैं, एंड आई थिंक वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम. यहाँ बिजनेस कम्युनिटी एक थोड़ा सा सुकून में भी है, जैसे इन्होंने कहा करेंसी भी नीचे आ रही है, 7% नीचे आई, ये कभी हुआ नहीं था. इंटरेस्ट रेट भी ऐसा है, तो अब लोग इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे बाद मैं देखता हूँ कि लोग अब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. सही बोलते हैं कि इंडस्ट्री लगाएंगे, वरना पिछले 3-4-5 साल में इंडस्ट्री की तरफ लोगों की सोच खत्म हो गई थी, बल्कि यही बोलते थे कहाँ फंस गए, 25 एजेंसीज हैं इसके पीछे. बट अब लोग उस तरफ जा रहे हैं. बिल्कुल. इकबाल साहब, व्हाट इज योर टेक कि यहाँ से आपकी किस तरह की प्लानिंग है, बिकॉज यू बीइंग अ बिल्डर जो आप पूरे सिंध में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपके प्लान्स क्या है, ताकि हम असेस कर सकें कि हाउ इज अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसमैन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर 2 से 3 साल में. प्लीज सर. देखिए, आने वाले टाइम में हुआ ये कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा बीच में 1 साल का गैप ऐसा हुआ कि इसकी वजह से लोगों का जो है ट्रेन थोड़ा सा टुवर्ड्स लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कम हो गया था. लेकिन अब क्या हुआ है कि अचानक से जब ये चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ आई हैं, तो एकदम डिमांड उसकी बढ़ गई है. अच्छा, कराची क्योंकि खासा सेचुरेट हुआ और कॉस्ट काफी ऊपर चली गई, तो खासतौर से जो इंटीरियर और सिंध के लोग हैं वो चाहते भी हैं कि कराची से करीब भी रहें और थोड़ा सा कॉस्ट भी उनके इकोनॉमिक, तो उस चीज को हासिल करने के लिए दे आर वेरी मच कीन अबाउट इट. अगर मैं इन्वेंट्री सोचूं कि यहाँ पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, तो इन मेजर प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनका ताल्लुक ज्यादातर इंटीरियर ऑफ सिंध से, एंड दे वांटेड टू लिव नियर ए बेटर फैसिलिटीज जाके यार. तो सब अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं, वो बहुत तेजी से डेवलप. ठीक है, जिसमें मेमार हो गया, उसके अराउंड जगह, और न सिर्फ कि ये मेमार बल्कि यहाँ से लेके आप हैदराबाद तक चले जाएं. ठीक है, क्योंकि बीच में DHA सिटी भी आया और फिर इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स भी इस तरह मौजूद हैं इस तरह से. तो दे आर गोइंग डेवलपिंग वेरी फास्टली. लेकिन बात ये कि इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को थोड़ा इजाफा होना चाहिए. जैसे मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की में भी रहा और मैंने ये सारी चीजें काफी दफा शेयर की कि जैसे टाइल इंडस्ट्री है या और बाकी प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज है, मलेशिया में तमाम एक्टिविटीज खत्म हो गई. अब वहाँ मशीनरी और इक्विपमेंट बहुत आसानी से अवेलेबल है, टर्की में अवेलेबल है और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस तरह से मौजूद है. सही. अगर इन चीजों को हम ले आएंगे तो उसमें क्या होगा कि
कॉस्ट भी हमारी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, और उससे जो है लोगों का जो मसाइल हैं, जो कि लोग आमतौर पर आदी हो गए हैं, बहुत तंग आए हुए हैं कि बहुत टाइम तो होता है 2 साल का लग जाते हैं, 5 साल। ये टेक्नोलॉजी रिस्क लेगा कौन? ये तो एंटरप्रेन्योर ही लेगा। इज दैट करेक्ट? तो आप लोग बड़े बिल्डर्स या फिर सिर्फ मुल्का लोग, आप जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप लोग ही ये रिस्क लेंगे, एम आई करेक्ट? यू आर वेरी करेक्ट सर। और इसमें यहाँ तक ये है कि जैसे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होती थी, अब सीमेंट इंडस्ट्री कैन वर्क फॉर 24 आवर्स, लेकिन होता ये है कि इतने 24 आवर्स नहीं होते। होता है कि कभी पीरियड ऐसा होता है कि जहाँ इतनी सीमेंट नहीं लगती, तो वहाँ पे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज लग जाती हैं उसी एरिया के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर। इसी तरह से स्टील मिल्स के साथ साथ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत तेजी से, और फिर चाइना एंड टर्की, आई मस्ट से दीज 2 कंट्रीज दे आर क्वाइट कंपेरेबल विद कॉस्ट विद अस, और वो फौरी तौर पे इस बात के लिए तैयार है कि न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी बल्कि अपने मैन पावर्स को भी हमारे साथ शेयर करें, और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी बढ़ जाएगा, और एक नया पाकिस्तान जिसका एक तस्वीर इमरान खान साहब ने दिया है, इंशाल्लाह वो पूरा। आई थिंक अनदर टफ क्वेश्चन कि जो बैंकिंग सेक्टर का रोल है, जो हमने देखा कि अराउंड 1.8 मिलियन एप्लीकेशन एलिजिबल इन्वेस्टर की आई थी, वहाँ अप्रूवल रेटिंग बैंक्स की तरफ से बहुत लो है, लेस देन 1%, मे बी 0.5% से भी कम अप्रूवल रेटिंग्स हैं। वहाँ 2-3 इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए थे लास्ट प्रोग्राम में। इज देयर एनी प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि बैंक्स तो पैसे देना चाह रही है पर यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो फ्लैट्स आज से 6 महीने पहले अनाउंस हुए या बन रहे हैं, वो पहले जो बनते थे वो एडवांस सेल जो कस्टमर का आता था वो डिपेंडेंट था। ठीक है। अब नए प्रोजेक्ट के जैसे ही अप्रूवल होंगे, हर कोई अब डिजाइन कर रहा है कि भाई 30% कस्टमर से ले लिया जाए, 70% फाइनेंसिंग हो जाए। पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो पहले ये क्या कॉन्सेप्ट था? पहले ये था कि भाई प्रोजेक्ट अनाउंस करो, कस्टमर से पैसे लो, उसी के पैसों से बनते रहेगा। इसकी वजह से जैसे कुरैशी साहब ने कहा, टाइम लगता था कि कस्टमर के पास कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते। तो अब वो चीजें एड्रेस हो गई, बल्कि नॉट ओनली दिस, बल्कि डेवलपर को भी आज बैंक फाइनेंस देने को तैयार है। अगर डेवलपर के पास अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, डिलीवर किया हुआ है, तो आज जो हम पहले तस्वुर नहीं कर सकते थे कि 1 बिलियन रुपए किसी डेवलपर को चंद सिवाय 2-4 लोगों के अलावा, आज मैं या इकबाल भाई जाएं तो मैं समझता हूँ बैंक वुड बी फोर्थकमिंग कि आओ हमसे काम करो। ये वो जगह है जिस गवर्नमेंट की फोकस थी। यूनिट्स नहीं है, दैट्स द बॉटम लाइन कि अप्रूवल होंगे तो यूनिट्स होंगे। अब आप जैसा अगेन अ बिग इशू, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग कह रहे हैं कि हम लो कॉस्ट हाउसिंग बनाने को तैयार हैं, अप्रूवल दो। बैंक्स कह रहे हैं हम पैसा देने को तैयार हैं, तो सारा क्लॉग हो रहा है आके अप्रूवल्स के ऊपर। आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेव इशू। जी हसन। एब्सोल्युटली, अगर हम लो कॉस्ट की बात करें तो दैट इज अ मेजर। उसी दौरान कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है कंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, लो कॉस्ट इज नॉट लो कॉस्ट एनी मोर, इट्स गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो द रोल ऑफ बैंक्स नीड टू इंक्रीज नाउ अग्रेसिवली। देखिए, जब से ये स्टेट बैंक की गाइडेंस आई है दैट यू नीड टू गिव एक्स प्रॉब्ली 5% ऑफ योर बुक टुवर्ड्स द मॉर्गेज, आप देखेंगे बड़ा ड्रास्टिक इंक्रीज आया है मॉर्गेज फाइनेंसिंग में, लेकिन वो आ रहे हैं बैंक्स के अपने एम्प्लॉइज से, नॉट द कंज्यूमर, बिकॉज बैंक फील के जो उनके अपने एम्प्लॉइज हैं क्रेडिट रिस्क उनका कम है, और वैसे उनको जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनको कम दे रहा है। सो दैट्स वन एस्पेक्ट वेयर बैंक्स नीड टू इंक्रीज देयर लेंडिंग। अच्छा, ग्लोबली देखें, हाउस प्राइसेस को देखा जाता है ऑन योर रिलेटिव इनकम लेवल्स, कि आपकी 1 साल की कमाई, आपके 5 साल की कमाई शुड बी इक्वल टू वर्थ ऑफ द हाउस और द यूनिट, राइट। इसको प्रोसेस को देखा जाता है हमारे पास, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट अंडर फॉर्मल सेक्टर। अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन द ब्लू कॉलर इंडस्ट्रीज, वहां पे वो लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, बट दे डोंट हैव एनीथिंग डिक्लेयर्ड। सो बैंक्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्चुअली गिव लोन टू देम। इसके साथ गवर्नमेंट ने जो रिस्क लॉस उनका बेयर करने की बात की है, दैट हेल्प्स, बट आई थिंक वी आर लॉन्ग वे अवे फ्रॉम व्हाट कैन एक्चुअली हैपन टू मूव द इंडस्ट्री। जी प्लीज। आई वाज जस्ट गोना ऐड ऑन टू, जैसे आपने बात की, हम लोग बात कर रहे थे शुरू में, हमने बात की करेंसी की और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होने की। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हमने री इन्वेंट करना है, करेक्ट। सो हमारी 4 साल आगे जाके जो लिस्टेड स्पेस है सीमेंट की, जो अनलिस्टेड मिला के जो स्टॉक में, उनकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 100 मिलियन टन, सही, करेक्ट। और हमने अगर इसको 20% टारगेट करना है कि वी विल ओनली डेडिकेटेड फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली, तो हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ सीमेंट इटसेल्फ कैन बी $1 बिलियन। ओके,
So that's a huge number. That's the growth area जो अभी हम लोग $200-250 million पे है. We can triple our cement export because capacities तो आ रही है, लोगों ने turf financing पे की है. So construction की अगर आप इंडस्ट्री को आपको वाइटलाइज करना है, you need to take it that they are export contributors also. ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया नाज़रीन. कुछ डेटा मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, बट बिफोर दैट अब अनदर टफ क्वेश्चन राइट नाउ फ्रॉम यू इज कि अब डिस्काउंट रेट आने वाला है लेटर ड्यूरिंग द वीक. यहां से जब मोमेंटम पिकअप हो रहा है, दूसरी जानिब से आपकी इन्फ्लेशन भी पिकअप हुई है, ऑल्दो ट्रांजिटरी नेचर की है, टेम्पररी पिकअप हुई है. How do you see interest rates? A quick review, then we'll have do you see it increasing or remain stable? जी बख्शिदा, मुझे ऐसा लगता है स्टेबल रखना चाहिए. But how do you see that? शायद मामूली सा इंक्रीज हो, बट हम इसमें क्लियर है कि इसको रखना स्टेबल रखना चाहिए. Okay, जी, I think it would be stable because the governor himself has said कि inflation anchoring is not the issue right now. The real issue is the currency management. As long as your current account is in surplus and your FX reserves are improving, so interest rate hike will not solve the inflation at all. बिल्कुल सर, एग्जैक्टली. मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं इस बात से कि वो जाहिर है कि कांस्टेंट रहना चाहिए, कम होना चाहिए. So we all agree कि प्राइमरी साइकिल बुल ही है इकोनॉमी का. चाहे 1-2 महीनों में हम देखेंगे थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, लेकिन प्राइमरी इकोनॉमिक का साइकिल इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट या बजट डेफिसिट बुल की तरफ इशारा कर रहा है कि 4 से 5 साल ग्रोथ के हैं. एक्सपेंशन का थोड़ा बताइए दैट यू वांट टू एक्सपेंड. हाउ डू यू सी द फ्यूचर डिमांड कमिंग इन, बिकॉज उसमें एक रिस्क भी लाक है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अनदर रिस्क दैट वी आर नाउ सीइंग दीस डेज. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दिन थे वो पिछले 2-4 महीने वो ज्यादा थे, वो अब दिन तकरीबन दूर हो गए. ठीक है. और आपने एक सवाल किया था कि टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, एंटरप्रेन्योर वो रिस्क लेगा. देखिए, टेक्नोलॉजी जब ही आएगी जब डिमांड होगी. सही है. अगर डिमांड ही मेरे पास नहीं तो आई वुड नॉट लाइक टू अपने इंडस्ट्री को कौन करेगा. हम ये समझते हैं कि मैं बाजवा साहब आसिम बाजवा साहब से मिला था और मैं आपको एक जेन्युइन प्रॉब्लम शेयर करूं. सही. कराची में 2 एकड़ का प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट आज 100 करोड़ रुपए का है. ठीक. मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं जिसमें उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 करोड़ रुपए है. सही है. 100 करोड़ का प्लॉट है. फैसलाबाद में 2 एकड़ का प्लॉट मिलता है 1 करोड़ 40 लाख रुपए का. सही. वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यूटिलिटीज मौजूद है और मुझे उसमें 14 लाख देने पड़ते हैं, बाकी 5 साल का पेमेंट का टाइम है. सही है. ठीक है. तो और वहां पर मुझे 24 घंटों में नक्शा पास होकर मिलता है और बोलते हैं कल से काम करो. ठीक है. तो कराची में जब तक आप नए इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं बनाएंगे, देखिए ये 50 और 100 करोड़ रुपए पे इंडस्ट्री, तो मेरी 30 करोड़ की इंडस्ट्री 130 करोड़ की हो गई. जो पे बैक 5 साल का था वो 10 साल पे चला गया. तो हमें ये करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करें कि SEZs, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, एक दावेजी में गवर्नमेंट बना रही है, कई साल से बना रही है. प्राइवेट सेक्टर अब्दुल्ला साहब जैसे और लोगों जैसे को दें कि भाई लो 500 एकड़ बनाओ और हम फैसिलिटेट करते हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, यूटिलिटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, तभी उन पे 5-5 सालों पे टाइम पे प्लॉट मिले. यंगस्टर जो काम करना चाहते हैं, जिनमें एनर्जी है, आज कोई काम आप जैसा आदमी का कोई फैक्ट्री लगा सकता है, प्लॉट ही नहीं मिलेगा. तो हमें इन लोगों को ये जो टैलेंट है ना, इसको लाना है, बैंक फाइनेंसिंग करवानी है. आसानियां बहुत मुश्किल है इस वक्त. सही कहा. इंडस्ट्री पैसे वाला मजीद बन सकता है, दरमियाना तबके का आदमी ऊपर आना या पैसे वाला बनना बड़ा मुश्किल है. इसमें इनका ही बड़ा रोल है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का जो रेट है वो भी बढ़ गया है. एक जेम बोर्ड ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट भी आई कि छोटी कंपनीज या SMEs भी अपने आप को लिस्ट करा के कैपिटल रेजिंग कर सकती हैं. अब प्लीज शेयर समथिंग अबाउट. जी बिल्कुल. दिस इज अ न्यू वेंचर व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स कि ग्रोथ एंटरप्राइज आपकी इंडेक्स होगी, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए. जो आइडियाज हैं आपके, उन आइडियाज को भी फंडिंग मिलेगी. बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है लेटली ये जो नए लॉज हम लोग थोड़े पास कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो टैक्सेशन है वो थोड़ी रिवर्स हो रही है. एग्जैक्टली. सो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्सेस कम हो जा रहे हैं बिकॉज एक तो लिस्टेड सेक्टर में लोग आ रहे हैं जो ईमानदारी से डॉक्यूमेंट करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, उनको तो इंसेंटिव ज्यादा देना चाहिए ताकि वो आए, उनको फाइनेंसिंग मिले और एक आपकी ओवरऑल मार्केट ग्रो हो. यस, इस साल के
हमारे पाइपलाइन में अच्छे IPOs हैं, जो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो IPOs विल एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम हियर टू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑल्सो. बट ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें, हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, ग्लोबली देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, बिकॉज एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं. द आइडिया इज टू यूज इंजीनियरिंग एंड द मटीरियल्स टू रिड्यूस द हीट, ताकि आपकी समझ लें कि अगर आपकी टेम्परेचर आप 2-2.5 डिग्रीज कम कर सकते हैं कंपेयर टू द नॉन ग्रीन वन, तो आपकी एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. सो यू नो वी नीड टू थिंक इनोवेटिवली. फॉर इंस्टेंस जैसे बता रहे थे कि घर की प्राइसेस इतनी एक्सपेंसिव है विद इन दी अर्बन सेंटर्स. बाहर के मुल्कों में क्या होता है, आपके कनेक्टिविटी शहर जो बढ़ रहे होते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है कि लोग 40 से 50 मिनट पे कहीं पे भी शहर के अंदर घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. सो इफ समवन इज लिविंग इन कराची के शहर के अंदर उसकी जॉब है तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तब उसको घर सस्ता मिलेगा, भले उसको 30 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े बाय ट्रेन और बाय बस. बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो एन इशू जो ओवरऑल हमें सपोर्ट करेगा इसी सेक्टर. आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स देखें तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड नॉट बी मोर देन द रेंट दैट ही इज पेइंग. अगर शहर में रह के वो रेंट जितना पे कर रहा है, वहां से आने में उसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और डेप्रिसिएशन उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की इतनी हो जाती है तो वो उसके लिए फिजिबल नहीं रहेगा. मैं कुछ डेटा आपके साथ और मजीद शेयर करता हूं इकोनॉमी का जो हमारे पास है अवेलेबल. सो अगर आप NPLs देखें, ये दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, कि जब कोविड आया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए उसके बाद क्या हम काबू पा लिया हमने NPLs को उसी लेवल्स पे रखने के लिए जिस पे पहले सेट थे. दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. तो जो NPLs जो कवरेज रेशियो है वो बरकरार रहा है, तो NPLs बढ़े नहीं है पिछले साल. तो बैंक्स की जो फिजिबिलिटी या फिर उनकी स्ट्रेंथ है, क्रेडिट की स्ट्रेंथ है उनकी, और उनके NPLs के जो रेट है बढ़ने का, नॉन परफॉर्मिंग लोग या वो लोग जो कि अपना कर्जा वापस नहीं कर पाते, वो नहीं बढ़े. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टर्फ की या टेम्पररी इकोनॉमिक रिफाइनेंस फैसिलिटी की जो स्कीम आई थी उसके तहत. तो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग खड़ा हुआ है. अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोन्स पे बैक नहीं कर पा रहे, लोग लोन्स पे बैक कर रहे हैं. एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, अगर आप मजीद आगे चलें तो जो कवरेज रेशियो है, कवरेज रेशियो एक्चुअली वो बढ़ गया है. रिकवरी रेशियो जिसे हम कहते हैं कि NPLs का कितना फीसद रिकवर होना शुरू हो गया है. तो अगर क्वार्टरली देखें तो वो जो कर्जे बैंक्स ने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में डाले थे, अब उसका ज्यादा से ज्यादा फीसद हिस्सा रिकवर हो रहा है, या जिसने बोरो किए थे पैसे वो वापस लाके दे रहे हैं कि अगरचे आपने NPLs में डाल दिए, हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं. दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन दैट वी नीड टू लुक एट कि फाइनेंशियल सिस्टम में कैपेसिटी है यहाँ पे. तो मजीद कंस्ट्रक्शन के अगर लोन्स आते हैं उनमें भी NPLs खड़े होते हैं, ऑल्दो स्टेट बैंक के मैकेनिज्म में उसको मजीद डिवाइड कर दिया, कुछ पोर्शन शेयर भी किया है, लेकिन योर सिस्टम हैज द कैपेसिटी. अब अगर थोड़ा एक्सचेंज रेट पे देखें, एक्सचेंज रेट भी अराउंड 165-167 के बाद पीक लगा के वापस अब स्टेबिलिटी की तरफ आ गया. 157-158 के रीजन्स में आज तो अगेन 156.7 तक भी गया. तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो अरसलान ने बात की कि चूंकि ये इंडिकेटर्स आपके काबू में है तो यहाँ से कुछ कोई रीजन नहीं बनता कि आप यहाँ से डिस्काउंट रेट बढ़ाएं. अगेन दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. जो रेमिटेंसेस का डेटा आपके सामने आ रहा है वो कंसेक्यूटिवली 9th मंथ में भी $2 अरब से ज्यादा आपके लोग महसूलात भेज रहे हैं आपके मुल्क में. तो जो ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से जो आपको नुकसान हो रहा था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा था, उसकी भरपाई के लिए ये पैसा कंसिस्टेंटली आ रहा है. अगेन एक बात, सब ओवरऑल हौसला अफजा फिगर है, बट ये आम आदमी को समझ नहीं आते. आम आदमी के अराउंड वही कि पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, मतलब दैट्स अ बिगर डिबेट फॉर देम राइट नाउ कि अगर आपके भारत में भी पेट्रोल महंगा बिक रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल महंगा बिक रहा है, और आप नेट इंपोर्टर है पेट्रोल के और मिल ही महंगा रहा है, तो क्या करें प्लीज. इसमें मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया ग्रीन हाउसेज का, इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान में है जो कि आनी है. अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया कि फैसलाबाद में जो है ये चीज सब हो जाती है. जब तक कि हम इस प्रोसेस को, इस हर्डल्स को पास ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है. दिस इज माई फैक्ट. अब इस फेट को जब हम ये सब कुछ आपने पेपर पर देखा, सब कुछ समझा, और फैक्ट भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो उसी तरीके से, लेकिन फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी को ले लीजिए आप. अब अगर ये सोलर प्लांट्स जो है यहाँ पर ज्यादा बहुत कॉमन हो जाएं तो इसमें एक बहुत एडवांटेज हम हासिल कर सकते हैं इस चीज का. मैंने एक दफा एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि अगर ये मस्जिदों पर ये सोलर प्लांट लगा दें तो शायद मस्जिद में चंदा लेने की जरूरत पेश ना है. अगर कब्रिस्तान मिसाल के तौर पर यहाँ
कब्रिस्तानों की छत पे लगाते हैं तो कब्रिस्तान मेंटेन हो जाएंगे, कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी और पूरा का पूरा जो है तारिक रोड जो है वो पूरा एनलाइटन हो जाएगा। तो ये चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। अब जो भी कुछ फिगर वर्क है वो अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हम और आप करेंगे। एंड वी शुड हैव अ विल टू डू दैट थिंग, दैट शुड बी देयर। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि ये सारी फिगर्स आती हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब लोगों को इसका असर नहीं मिलता, लोगों को इसका मकसद नहीं मिलता, तो लोग उसको उस तरीके से फिर बाद में समझते हैं। आई थिंक 3 साइड हाईलाइट की, बिकॉज वही है ना, आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, 1.8 मिलियन एप्लीकेशन एलिजिबल हैं, अप्रूवल रेटिंग इज लेस देन 0.50%, सो डिमांड है, मोमेंटम है, एंड एक अप्रूवल के ऊपर आपने क्लॉक किया हुआ है पूरी सेक्टर की ग्रोथ को। इज दैट करेक्ट? जी जी बिल्कुल, ये भी। और अगर हम लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा, स्टेट लैंड जो रोज कब्जा हो रहा है बिलियंस ऑफ रुपए का, वो आपको उन पाकिस्तानियों को बहुत ही आसान प्राइस पे और कीमतों पे देना पड़ेगा जिनके पास 72 साल में मकान लेने की ताकत नहीं रही या उनके पास वो मौके नहीं रहे। देखिए, ये स्टेट को तो करना पड़ेगा और उस पर फिर यकीनन बिल्डर डेवलपर आएंगे, कम नफे पे काम करेंगे और डिलीवर करेंगे। एक बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी, ये कौन सब करेगा? ये सब करेगा प्राइवेट सेक्टर ही। सही। गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसी इंटरवेंशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब हर थर्सडे खुद मीटिंग कंडक्ट करते हैं हाउसिंग की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो की सेक्टर्स हैं उनको भी टीम बनाएं और थर्सडे का सारा दिन डेडिकेट कर दें और यही बिजनेस की मीटिंग्स करें ताकि वो लोगों को मौका मिले, स्टेक होल्डर्स बात करें। और उसमें देखिए, कभी कभी हमने ये भी देखा है, वो जो स्टेक होल्डर जाते हैं ना, अपने मामलात ही डिस्कस करते हैं, वो पर्सनल एजेंडा हो जाता है। वो अपना काम सीधा करवा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत ही मैं देखता हूँ इसमें ये बिल्कुल क्लियर है, जो इस किस्म के लोगों उनको पीछे कर दें, भले सेकंड रो के लोगों को ले आए, पर उनको लाएं जो इंडस्ट्री के लिए, पॉलिसी के लिए, इस इंडस्ट्री बात करें। ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नताए जाएंगे। पाकिस्तान में यंगस्टर्स भी बहुत हैं, पाकिस्तान में मैच्योर बिजनेसमैन भी बहुत है, और बहुत साल से पाकिस्तान को मौका नहीं मिला है काम करने का, और पाकिस्तानियों को हम बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये वक्त आ गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर पे भी लोगों का एक इत्मीनान है अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहते हैं, वो जो हमारे ऑपोजिशन वाले भी जो वकीले में बैठते हैं बोलते हैं वो एक आदमी अच्छा है, सही, चलो उस पर तो हम सब कहोगे ना, बाहर के मुल्क भी उस पर यकीन करते हैं। तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। आई थिंक असलान, ये नंबर्स आपने भी देखे, ओवरऑल आप देख ये रहे हैं कि पॉलिटिक्स जिसका काम इकोनॉमी को, पॉलिटिकल इकोनॉमी को सपोर्ट देना होता है, वो एक नेगेटिव एक्सोजेनस फैक्टर बनी हुई है ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब करने के लिए। How do you interpret that? बाकर, you raised a very important question right now, थोड़ी देर पहले, कि गरीब आदमी तक ये क्यों नहीं इसका इम्पैक्ट आ रहा, राइट? सो जो गरीब आदमी होता है वो, उसको एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में कि उसके खर्चे, उसकी आमद नहीं, करेक्ट? अगर हम लोग इन्फ्लेशन का नंबर हेडलाइन देखेंगे, चले 8% 10% आ जाता है, लेकिन उसका सेगमेंट हम देखें ना तो जो बिल्कुल नीचे क्वार्टाइल में होते हैं उनकी 17-20% इन्फ्लेशन है। ठीक है। तो आपकी जो वेजेस है, जो आपकी तनख्वाह है, दैट नीड्स टू ग्रो बाय मोर देन री इन्फ्लेशन। कि आपकी तनख्वाह 25% बढ़े और आप महंगाई 15% हो, तब जाके ग्रोथ आती है। इसको सस्टेन करने के लिए प्लेटफॉर्म इज रेडी, करेंसी स्टेबल, बिजनेसेस आर ग्रोइंग, इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन, लेकिन इट हैज हार्डली बिन 6 to 9 months। इसको कंटिन्यू करना है हमने फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, सो दैट कि गरीब आदमी को भी उसका, उनकी इनकम ग्रोथ का फायदा हो, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़े, नंबर 1। अगर सेकेंडली अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पुश करने के लिए हमें इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास गैस के क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, ह्यूज गैस क्राइसिस। दिस विंटर विल आल्सो बी वर्स देन लास्ट ईयर। हमें पता है विंटर में मेजॉरिटी आपकी गैस कंजम्पशन चली जाती है आपकी हीटिंग पर्पसेस के लिए, करेक्ट? आप टर्की के अंदर देखें और जगह देखें, आपके जो गीजर्स होते हैं दे आर सोलर पावर्ड। ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर आपको ग्रो करना है, देन द पॉलिसी मेकिंग शुड बी सच कि एवरी हाउस जो इस लो कॉस्ट में हो या कुछ हो, उसको सोलर पावर्ड जनरेट आपके गीजर्स होने चाहिए। ठीक है। हाउस रूफ शुड बी फिटेड विद सोलर पैनल। देखिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस अभी बढ़ रही है, जो सर्कुलर डेट का प्लान जो शेयर किया भी है, उसमें 34% प्राइसेस इंक्रीज होंगी ओवर नेक्स्ट 2 years। उसको ओवर पावर करने के लिए रिन्यूएबल प्रोसेस में जा रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ एक मैंडेटरी कर दें कि आपको सोलर पावर फिट करना होगा इन ईच ऑफ द हाउसेज और द फ्लैट्स, एटलीस्ट द गीजर one। So you are killing 2 birds with 1 arrow। ठीक है। तो ये चीज आप लोग जो गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं,
Why aren't you bringing such proposals up if you are not? Please sir. सर हमने बहुत कोशिश की और इंशाल्लाह मजीद भी कोशिश करेंगे. जैसे आपने कहा कि 1% यूज एडवर्टाइजिंग हो रही है बैंक्स की. रीजन क्या है एक्चुअली कि बैंकिंग सेक्टर अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले इंडस्ट्री नहीं थी तो लोगों को उसका पूरा मामला पता नहीं था कि किस तरह से लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और लोन किस तरह डिस्पर्स किया जाता है. बैंक का स्टाफ भी नया है तो होता यह है कि जब ये चीज़ें उनके पास आती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अक्सर वो केसेस जो हैं वो वापस चले जाते हैं. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. बहुत सारे अथॉरिटीज़ के पास बेतहाशा ज़मीनें मौजूद हैं जो उनकी अपनी ज़मीनें बेकार पड़ी हैं जहाँ दूसरे लोग खामा में उसमें कब्जा करते हैं. अगर गवर्नमेंट मिल के इनके साथ और ख़ासतौर से जैसे अभी बख्शी साहब ने कहा कि अगर पहले तो मैं पड़ोसी मुल्क की मिसाल दिया करता था सही है, लेकिन आज हमारे अपने मुल्क के दो हिस्से कि एक तरफ फैसलाबाद में एक दिन में ये काम हुआ और सिंध में अगर हम ये बात करने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं होता है. इस काम को करने के लिए देन वी शुड सेट डाउन, वी शुड फाइंड आउट बिकॉज दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. अगर पब्लिक को इससे बेनिफिट मिलेगा तो इसका फायदा होगा. जैसे इन्होंने सोलर लाइट, मैं ये कहूँगा कि जिसमें सुई गैस डिपार्टमेंट खुद लोन दे लोगों को कि जी आप लोन ले लें, ये सोलर प्लांट गीजर के लिए आप लगा लें और हम आपके बिलों में से इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि 5 साल बाद वो या 5 साल क्या बल्कि 3 साल बाद वो सोलर प्लांट उसके लिए फ्री हो जाए. आई थिंक ये सारे प्रपोजल बड़े इनोवेटिव हैं बट द बिगर क्वेश्चन इज कि हम इनको किस तरीके से इफेक्टिव बनाएं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएं. बिकॉज एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं जो कि फीजिबल भी हैं, आसान भी हैं. यहाँ से आप 3-4 अच्छी सोलर पैनल कंपनीज को ऑन बोर्ड लें, उनको इस पैनल का पार्ट बनाएं. नंबर 1 क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपका वर्किंग ग्रुप है, क्या अलाइड इंडस्ट्रीज को उसमें शामिल किया गया है? देखिए ऑफ एंड ऑन उनको बुलाया जाता है, पर जैसे सोलर पैनल की बात हुई तो पूरे पाकिस्तान में ये कानून है कि जो भी पब्लिक सेल प्रोजेक्ट बनेगा उसमें 5% जो उसकी बिजली की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको थ्रू सोलर देनी है. ये कानून अपनी जगह मौजूद है. इज दैट इनफ? देखिए छत कहाँ पब्लिक बिल्डिंग में छत पे लगा सकते हैं, तो छत पे जितनी स्पेस हो वही दिया जा सकता है. ठीक है. बट अब उस जमाने में जब ये कानून बना था ये नहीं था कि आप विंडो के ग्लासेस पे भी लगा सकते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट. लाइट वेट ब्लॉक इंट्रोडक्शन हो गया है. लाइट वेट ब्लॉक से आपका 20% बिल्डिंग का डेड वेट कम हो जाएगा, स्टील कम यूज होगा. इसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विंडोज, डोर्स एंड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट, ताकि मैन्युफैक्चरर को भी पता हो कि ये साइज बननी है, ये लगनी है, वो मैस प्रोडक्शन कर सके. हाँ जी. तो ये सब यकीनन इस पे काम हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. और इसका बहुत बड़ा सक्सेस डिपेंड करता है सिंध पे, क्योंकि देखिए सिंध में अगेन डिमांड है, काम करने वाले हैं और सिंध के लोग फ्लैटों में रहते भी हैं, रहना जानते भी हैं और रहना पसंद करते भी हैं. अभी तक पंजाब में वो ट्रेंड नहीं है, वो जमीन पे ही रहने के ट्रेंड है कि जमीन 2 माले का मकान हो जाए. या हाँ इस्लामाबाद में आ गया, ग्रेजुअली पंजाब इज ऑल्सो पिकिंग अप. तो यहाँ से जो चीज मूव होती है ना उसके असरात पूरे मुल्क में जाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अगर नासिर शाह साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर वो भी हफ्ते में एक मीटिंग बुला लें स्टेक होल्डर्स के साथ तो यकीन माने नेक्स्ट 3 मंथ्स में वी कैन क्रिएट मिरेकल्स. सही. और इसका सबसे बड़ा फायदा सिंध को ही होगा. इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा एंड व्हाट नॉट. लोग दूसरे सूबों से यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाएंगे. ठीक है, ठीक है. सो वी कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम. व्हाट इज योर फाइनल टेक अरसलान, बिकॉज नाउ यू हैव लिसन्ड टू द आर्गुमेंट, यू हैव गिवन योर फीडबैक. यहाँ से व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, चीजें रोल प्रोसेस में भी आ गई हैं, रेगुलेशन भी बहुत सारी बन गई हैं, लेकिन कहीं कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज एट प्ले विद इन द सिंध. सिंध के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही है और क्लॉक किया जा रहा है प्रोजेक्ट्स को एट पर्टिकुलर एंड. उसकी वजह से आगे कुछ भी नहीं जाया जा रहा. तो लो कॉस्ट हाउसिंग नहीं बनेगी तो लोन नहीं होगा, तो अप्रूवल नहीं होगी, तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी फर्दर. हाउ डू यू समराइज दिस? देखिए आई थिंक कि मेरे ख्याल से द बेनिफिट्स शुड बी शेयर्ड. सही. अगर स्टेक होल्डर्स को फेडरल एंड प्रोविंशियल को साथ में बिठा के इवन द डिस्ट्रिक्ट वन, अगर आप बोलें कि बेनिफिट्स विल बी शेयर्ड विद एवरीबॉडी विद अ डिफरेंट फॉर्मूला, राइट, देन आप देखेंगे कि कैसे एफिशिएंसी आ जाती है. राइट, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑल्सो, बिकॉज इससे टैक्स जनरेट होता है और आपके एरिया के अंदर डेवलपमेंट आती है. एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा था उस पर आई वांटेड टू फोकस ऑन कि देखें बैंक्स की विलिंगनेस है टू लेंड. जी.
and government की willingness है for the low cost housing also, and the builders are also willing. और जो consumer है, जो buyer है, वो भी willing है. यहाँ पे जो 1.8 million का जो backlog है ना, जो आपने कहा था potential buyers है, उसमें समझ लें 30% genuine है, right? तो सर ने बिल्कुल सही बात की at the beginning. Banks के पास इतनी capacity नहीं है to process all these applications. मैं आपको example दूं, चाइना के अंदर now within 1 minute 60 seconds you can apply for a loan, and वो digitally आपके वो सारे records देख के कि आपकी सैलरी क्या है, आपके टैक्स कितने रिटर्न्स हैं, आपके कितने ऑनेस्ट कंज्यूमर हैं, आपके क्या है, वो आपको लोन अप्रूव कर देते हैं. तो सिमिलरली आपके हाउसिंग लोन में कुछ लोग ऐसे होंगे 1% या 5% या 20% जो जेन्युइन बोरोवर्स होंगे, उनके लिए लीड टाइम ये जो 9 महीने से कट होके इट शुड बी विद इन 1 वीक ऑफ डिस्बर्समेंट. आपको जो सवालात पूछते हैं कोलैटरलाइज करना है. सो वी नीड टू इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन एट द बैंकिंग सेक्टर, ताकि ये आपके जो बैकलॉग है ये 1.8 मिलियन से कभी खत्म भी हो. ठीक है, दैट नीड्स टू स्पीड इट अप फॉर दैट ओवरऑल एक्टिविटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, बिकॉज यहाँ पे ये बड़ा देखना होगा, आपका इनपुट लेना चाहूंगा मैं, कि बैंक्स ने पहले राउंड की एप्लीकेशंस ले ली, जब उन्हें बाद में पता लगा कि भाई ये तो नई जमीन के ऊपर होगा और शहर के अंदर जो नई जमीन की कीमत है वो तो इतनी हो गई है, तो बाहर जाना पड़ेगा. और बाहर ऑलरेडी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो वो भी हाथ से निकली जा रही है, कॉस्ट साइड भी हाथ से निकली जा रही है. तो पहला राउंड जो था इसका नया पाकिस्तान हाउसिंग का, इसमें यहाँ पे एक क्लॉग जनरेट हुआ या प्रॉब्लम हुई, इसको दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. इज दैट करेक्ट? मेरा बिल्कुल यही ख्याल है. मैंने शुरू से भी आपसे कहा कि बेसिकली बैंक्स को इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है कि हाउ टू डील विद दिस एप्लीकेशन, और वो डील एप्लीकेशन ना होने की वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है. तो आदमी डिसहार्टेड हो जाता है उस बात से कि यार ये तो बैंक तो कुछ दे ही नहीं रहा है. तो नतीजा ये होता है कि फिर वो डाइवर्ट करता है, फिर इधर से उधर डाइवर्ट होता है, फिर बाद में इल्जाम जो हैं इधर से उधर चले जाते हैं. लेकिन सिंध की हद तक अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की जो नया पाकिस्तान में सिंध में बहुत कुछ काम हो सकता है अगर हम सिर्फ जो है अपने बैंकिंग सेक्टर को जरा सा थोड़ा सा रिलैक्स करें और उनसे कहें कि जो ये नहीं कि किसी को नाजायज देना, लेकिन जायज तरीके से, जायज एप्लीकेशन से उनकी डिसबर्समेंट जो है इट शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, क्या गवर्नमेंट को आप रिकमेंड करना चाहेंगे, क्या की पॉइंट्स है अपार्ट फ्रॉम दिस जो फौरी होना जरूरी है यहाँ से अगर ये एक्टिविटी को पिकअप करना है? इसके लिए मेरा ख्याल है कि 2 चीजें सिर्फ रहती हैं. एक तो ये कि जहां तक डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स हैं इट शुड बी एक्सपेडाइटेड एज मच एज पॉसिबल, और दूसरा ये कि बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि हमारे पास डिमांड की तो कोई लिमिट नहीं है. सही है, विच इज माई एक्सपीरियंस इज देयर. डिमांड तो क्योंकि बहुत अरसे से ये सेक्टर जो है वो खाली चल रहा था, क्योंकि ना तो बैंक की तरफ से हमें कोई सपोर्ट थी ना होती, तो जिन लोग सपोर्ट अफोर्ड कर सकते थे सिर्फ वही लोग इसको इस्तेमाल करते थे. लेकिन अब क्योंकि बैंक का सपोर्ट मिल रहा है और इसकी वजह से आपको मैं बताऊं कि अगेन गोइंग बैक इनटू द हिस्ट्री, ये पूरा कराची जब डेवलप हुआ तो उस जमाने में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज द वन विच हैज एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग. अब क्या हुआ कि इतने सारे बैंक मिलके भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहे. अगर ये होता है तो आप ये देखिएगा कि कराची और हैदराबाद एक शहर बन जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब व्हाट इज योर फाइनल टेक ऑन दैट? देखिए, मैं 3 चीजें समझता हूँ करना लाजमी है. एक तो कोर्ट्स को जरा ध्यान देना होगा, स्पेशल बेंचेस बनानी होंगी. सही है, ताकि डिस्पोजल रेट भी अच्छा हो. सही है. दूसरा, जैसे इन्होंने कहा, डिजिटल अप्रूवल फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, तभी ये प्रोसेस होगा फास्ट. और तीसरा मैं समझता हूँ कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, वो मैं इसलिए बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि आउटस्कर्ट में जो लैंड लेने जाते हैं तो पता चलता है 6 महीने बाद मुख्तार खान ने दूसरा बना दिया, एसी ने दूसरा बना दिया, टप्पेदार ने, तो आदमी की आधी जिंदगी उस टप्पेदार के पास लग जाती है और बाकी कोटों में. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक ये बहुत एक की इस पे कुछ इकदाम हुए भी हैं, कुछ बताइएगा कि क्या इस पे प्रोग्रेस हुई है? देखिए, ये इसमें सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान जनरल शाहिद साहब पूरे पाकिस्तान की जमीनों का सर्वे कर रहे हैं और उसको डिजिटल मैपिंग के साथ कर रहे हैं, और उसको प्राइम मिनिस्टर ने अगस्त 31 इस टास्क को कंप्लीट होने की डेडलाइन दी है. और इसी तरह डिजिटलाइजेशन ऑफ अप्रूवल थ्रू आउट पाकिस्तान, बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, उसके लिए मेरे ख्याल में जून की डेट है. ठीक है, ये 2 बड़े इकदाम हैं. और रिक्वेस्ट हम जैसे हमने कहा उन्होंने भी की होगी, यकीनन हम भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि देखिए किसी को रोकना है ना, किसी सेंटिमेंट को खराब करना है. ठीक है, ये ले आए 100 अरब का, मैं इन पे एक जाली केस कर दूं. ठीक है, दैट विल टेक 20 ईयर्स जी, और वो फिर मोमेंटम भी खत्म हो जाएगा, वो एनर्जी भी, और वो जो ध्यान था ना
वो भी हट जाएगा। और केस करने का निजाम डिजिटाइज हो गया तो 10,000 में आप क्विकली कर सकते हैं। तो ऑन दैट नोट हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अरसलान, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आप पहली बार प्रोग्राम में आए, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। इकबाल कुरैशी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पेशल कोड्स बनाए ताकि लैंड के जो इशूज हैं उनको रिजॉल्व करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अप्रूवल्स पेंडिंग हो गए उनको एक्सपीडाइट करना, वहाँ से क्लॉग हटाना और पॉलिटिकल इकोनॉमी को बेहतर करना सिंध की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सिंध के अंदर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसी पेस पे बढ़े जितनी दूसरे सूबों में है। तो व्हाट द नंबर्स आर लुकिंग एट इज कि तकरीबन 300 प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग है और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पेंडिंग है और डिमांड खड़ी हुई है आपके सामने। तो डिमांड जब खड़ी हुई है आपके सामने तो द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाइज विद ओनली द रेगुलेटरी और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अप्रूवल्स है उस पर। तो इसको प्लीज इसको बेहतर तौर पे एक्सपीडाइट किया जाए ताकि ग्रोथ सेक्टर की हम जीडीपी ग्रोथ में मजीद देख सकें। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।